नमस्कार प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत करते हैं सीडीपी के महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर। तो आज के खंड में हम अभ्यास प्रश्न लेकर चलेंगे जो आपके यूपी टेट और सी टेट तथा सुपर टेट के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। चलिए चलते हैं सीधे प्रश्नों की तरफ। तो आज का पहला प्रश्न है, सीखना से क्या तात्पर्य होता है? मनोवृत्ति में परिवर्तन, व्यवहार में परिवर्तन, व्यवहार में अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन या अनुभूति में परिवर्तन। यहाँ चार विकल्प दिए गए हैं, इनमें से कौन सा विकल्प सही है ये आपको बताना है। तो सीखना का जो आशय है, उसका तात्पर्य है, वह व्यवहार में अपेक्षाकृत अस्थायी परिवर्तन आना है। ये आपका तीसरा विकल्प आपका उत्तर होगा। क्योंकि अस्थायी परिवर्तन की बात जब हम करते हैं तो इसमें ये तीनों चीजें सम्मिलित हो जाती हैं: मनोवृत्ति का परिवर्तन, व्यवहार में परिवर्तन और अनुभूति। ये तीनों चीजें आपकी समाहित हो जाती हैं किसमें? अस्थायी। जब ये तीनों मिल जाती हैं तो वह उसके अस्थायित्व को परिलक्षित करती है। दूसरा प्रश्न, अधिगम की प्रकृति है तथ्यात्मक, गुण दोष विवेचन, बौद्धिकता या सभी? तो अधिगम की प्रकृति में तथ्य भी होता है, गुण दोष भी है, बौद्धिकता भी है, अर्थात ये सभी विकल्प यानी चौथा विकल्प आपका उत्तर होगा। क्यों? जो हम अधिगम की प्रकृति की बात करते हैं, तो जब हम अधिगम के प्रकृति की बात करते हैं तो हम जानते हैं कि सबसे पहले क्या होता है, एक हमारी आवश्यकता होती है और वही आवश्यकता या नीड हमारे लिए किसका काम करती है? हमारे लिए प्रेरणा का काम करती है। और जब इसके क्रम में इस प्रेरणा से या अपनी आवश्यकता की पूर्ति के लिए वह कार्य के क्रम में आगे बढ़ता है, तो यहाँ पर उसका जो भी अनुक्रियाएं होती हैं, वह अनुक्रियाएं जरूरी नहीं है कि सीधे अपने लक्ष्य, ये क्या है? ये लक्ष्य है जिसे प्राप्त करना ही अधिगम का मूल उद्देश्य है। तो यहाँ वह टकराती है, कभी कोई कोई सीधे लक्ष्य को प्राप्त करती है, कुछ टकराती हैं और पुनः प्रयास करके वो लक्ष्य की ओर जाती है। कई प्रयास, कुछ एक दो प्रयास से जाती है। तो यहाँ पर जो तथ्य की बात आएगी, बौद्धिकता की बात आएगी, गुण दोष विवेचन, तो यहाँ पर बच्चा जो सीखने के क्रम में होता है वह इन सब बिंदुओं पर विचार करता है। थ्योरीज ऑफ लर्निंग नामक पुस्तक के लेखक हैं। तो थ्योरीज ऑफ लर्निंग पुस्तक किसकी है? ये पुस्तक हिलगार्ड महोदय की है। और तीसरा विकल्प क्या होगा? हमारा उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन, अधिगम के लिए क्या आवश्यक है? स्वानुभव, स्वचिंतन, स्वक्रिया या उपर्युक्त सभी? तो जब हम अधिगम की बात करेंगे, स्वानुभव की भी जरूरत होती है, यानी स्वयं के अनुभव की। स्वचिंतन, वह चिंतन की प्रक्रिया समाहित होती है। और स्वक्रिया यानी वह स्वयं के द्वारा क्रिया भी करता है। तो अर्थात ये तीनों अधिगम के लिए आवश्यक हैं। तो यहाँ चौथा विकल्प क्या होगा? चौथा विकल्प हमारा उत्तर होगा उपर्युक्त सभी। अधिगम कर्ता हेतु अधिगम का मुख्य आधार होता है। यहाँ प्रश्न पूछा है, मुख्य आधार होता है परिपक्वता, शारीरिक विकास, विद्यालय की बनावट या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ अधिगम करता है तो अधिगम का जो मुख्य आधार होगा वह परिपक्वता होगी। क्योंकि हम आप जानते हैं कि दो चीजें, एक वंशानुक्रम आधार है और दूसरा वातावरण। तो वंशानुक्रम के द्वारा बच्चे में क्या आती है? बच्चे में परिपक्वता। और अधिगम के द्वारा, सॉरी, वातावरण के द्वारा क्या होता है? अधिगम। तो जब तक परिपक्वता या वंशानुक्रम का रूप यानी परिपक्वता नहीं होगी, तब तक वह उचित प्रयास करने के बाद भी
या अत्यधिक प्रयास करने के बाद भी अधिगम करने में सफल नहीं। तो इसलिए मुख्य आधार क्या होगा? परिपक्वता। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्यवहार में होने वाले अस्थायी परिवर्तन जो अभ्यास के कारण होते हैं को कहा जाता है। तो व्यवहार में होने वाले जो अस्थायी परिवर्तन की बात हम करते हैं, तो वो अस्थायी परिवर्तन जो अभ्यास के कारण होते हैं, तो उन्हीं को हम क्या कहते हैं? उन्हीं को हम सीखना कहते हैं। तो ये अभ्यास का नियम भी थॉर्नडाइक के अभ्यास के नियम से भी संबंधित है कि उसमें अस्थायी परिवर्तन किसके कारण होगा? अभ्यास। अगला प्रश्न है, अधिगम की प्रक्रिया के एक चरण के रूप में छात्रों की त्रुटियों का पता लगाने के लिए शिक्षक को निम्नलिखित में से किसकी जानकारी सर्वाधिक आवश्यक है? अधिगम की वैकल्पिक अवधारणाएं, अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक, अधिगम कर्ता की सामाजिक और आर्थिक स्थिति, उपरोक्त सभी। तो प्रश्न यहाँ कह रहा है आपका, अधिगम प्रक्रिया के एक चरण के रूप में, यहाँ इसको विशेष ध्यान रखिए, एक चरण के रूप में छात्रों की त्रुटियों का पता लगाने के लिए शिक्षक को किसकी जानकारी सर्वाधिक आवश्यक है? तो अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक को पता लगाना शिक्षक के लिए सबसे आवश्यक है। और दूसरा विकल्प क्या होगा? हमारा उत्तर होगा, सीखना समृद्ध हो सकता है यदि वास्तविक दुनिया के उदाहरणों को कक्षा में लाया जाए, जिसमें विद्यार्थी एक दूसरे से अंतःक्रिया करें और शिक्षक उस प्रक्रिया को सुगम बनाए। कक्षा में अधिक से अधिक शिक्षण सामग्री का प्रयोग किया जाए। तीसरा विकल्प कहता है शिक्षक विभिन्न प्रकार के व्याख्यान और स्पष्टीकरण का प्रयोग करें। कक्षा में आवधिक परीक्षाओं पर अपेक्षित ध्यान दिया जाए। तो यहाँ प्रश्न आपका कह रहा है कि सीखना समृद्ध हो सकता है, यानी सीखने को और अधिक अस्थायी और समृद्ध और मजबूत करने के लिए क्या करना होगा? वास्तविक दुनिया से उदाहरणों को कक्षा में लाया जाए, यानी जो रियल एग्जाम्पल्स हैं, जो वास्तविक चीजें हैं, उनको कक्षा कक्ष में लाया जाए, अर्थात विद्यार्थियों के सम्मुख लाया जाए और विद्यार्थी एक दूसरे से इंटरेक्ट करें, अंतःक्रिया करें। और उस इंटरेक्शन में शिक्षक क्या करेगा? शिक्षक उस प्रक्रिया को सुगम बनाएगा। तो पहला विकल्प ही क्या होगा? पहला विकल्प हमारा उत्तर होगा। यहाँ एक चीज और, एक प्रश्न और बनता है कि शिक्षक को माना जाता है क्योंकि वह सुगम करता है, इसलिए शिक्षक क्या होता है? शिक्षक की भूमिका, जो शिक्षक की भूमिका होती है वह किस रूप में होती है? वह एक सुगमकर्ता के रूप में होती है, एक फैसिलिटेटर के रूप में होती है। यह प्रश्न भी आपका बहुत महत्वपूर्ण है और कई बार पूछा जा चुका है। अगला प्रश्न, बच्चों को सीखने हेतु अभिप्रेरित करने के लिए शिक्षक को बढ़ावा देना चाहिए। प्रतिस्पर्धा, कक्षा में प्रथम आने वाले बच्चे को पुरस्कृत करके, सीखने हेतु उचित स्थिति और वातावरण का सृजन करके, या कक्षा में प्रतिभाशाली बच्चों की प्रशंसा करके। यहाँ जो आपको विकल्प दिया गया है, प्रतिस्पर्धा का होना भी आवश्यक है। कक्षा में आने वाले प्रथम आने वाले बच्चे को पुरस्कृत करना भी आवश्यक है। सीखने हेतु उचित स्थिति और वातावरण का सृजन करके, और चौथा है कि कक्षा में प्रतिभाशाली बच्चों की प्रशंसा। लेकिन ये सभी चीजें कब होगी? इन सभी चीजों में यदि आप देखें तो जो हमारा तीसरा विकल्प है कि सीखने हेतु उचित स्थिति और वातावरण का सृजन करके, क्योंकि शिक्षक जब उचित स्थिति और वातावरण का सृजन करेगा तो बच्चे में स्वाभाविक है कि प्रतिस्पर्धा का जागरण होगा, उसके चिंतन शक्ति का विकास होगा, या उसकी विभिन्न मानसिक संक्रियाएं एक्टिवेट होंगी और बच्चे क्या होंगे? वह मोटिवेट होंगे। शिक्षक के इस प्रयास पर बच्चों का ध्यान अधिक बढ़ेगा। तो यहाँ तीसरा विकल्प क्या होगा? तीसरा विकल्प हमारा उत्तर होगा। एक शिक्षक या शिक्षिका सामान्यतः विद्यार्थियों को अलग अलग कार्य देता या देती है। वह यह विश्वास करता या करती है कि एक विद्यार्थी एक जैसे कार्य सभी विद्यार्थियों को दिए जाने को पसंद नहीं करते।
यह विद्यार्थियों में प्रतिस्पर्धा को बढ़ाता है। विद्यार्थियों में वैयक्तिक अंतर होते हैं। विद्यार्थी एक दूसरे के कार्य की नकल नहीं कर सकते। तो यहाँ आपका उत्तर होगा विद्यार्थियों में वैयक्तिक अंतर होते हैं। क्यों? क्योंकि इंडिविजुअल डिफरेंस, वैयक्तिक विभिन्नता, विकास में हम लोगों ने पढ़ा कि वैयक्तिक विभिन्नता जो है वह का सिद्धांत आपका विकास का है, अर्थात हर बच्चा, हर बालक अनोखा होता है, यूनिक होता है। और यहाँ पर तीसरा विकल्प क्या होगा? हमारा उत्तर होगा, एक शिक्षिका अपने शिक्षण में श्रव्य दृश्य सामग्रियों और शारीरिक गतिविधियों का प्रयोग करती है, क्योंकि वे शिक्षक को आराम देते हैं, वे प्रभावी आकलन को सुगम बनाते हैं, वे विद्यार्थियों को वैविध्य उपलब्ध कराते हैं। इसमें अधिकतम इंद्रियों का उपयोग सीखने को संवर्धित करता है। इसमें आपका जो विकल्प होगा वह चौथा विकल्प आपका उत्तर होगा कि इसमें अधिकतम इंद्रियों का उपयोग सीखने को संवर्धित करता है। अर्थात ये कह सकते हैं कि चूंकि वह श्रव्य दृश्य सामग्री की बात करती है और शारीरिक गतिविधि के प्रयोग की बात करती है, तो यहाँ इंद्रियों का उपयोग सीखने को संवर्धित करेगा, यानी सीखने को और अधिक प्रभावित करेगा। तो चौथा विकल्प क्या होगा? आपका उत्तर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सीखने के बारे में सही है? सीखना उस वातावरण में प्रभावी होता है जो संवेगात्मक रूप से सकारात्मक हो और शिक्षार्थियों को संतुष्ट करने वाला हो। सीखने के किसी भी चरण पर सीखना संवेगात्मक कारकों से प्रभावित नहीं होता। सीखना मूल रूप से मानसिक क्रिया है। बच्चों द्वारा की गई त्रुटियां यह संकेत करती हैं किसी तरह का सीखना नहीं हुआ है। यहाँ आपको चार विकल्प दिए गए हैं और इन चारों विकल्पों में से, यानी चार कथन आपको दिए गए हैं, इन चारों कथनों में से आपको सही कथन किसके बारे में, जो सीखना के बारे में कथन सही है, उसका उत्तर देना है। तो यहाँ पहला विकल्प आपका उत्तर होगा क्या? कि सीखना उस वातावरण में प्रभावी होता है जो संवेगात्मक रूप से सकारात्मक हो और शिक्षार्थियों को संतुष्ट करने वाला हो। अर्थात संवेगात्मक रूप से सकारात्मक की बात कर रहा है, यानी बच्चों का जो संवेगात्मक रूप है वह उसके सकारात्मक पक्ष को लेते हुए हो और विद्यार्थी क्या हो, अपने उन संवेगों को संतुष्ट कर सके। इस प्रकार का वातावरण सीखने को प्रभावी बनाता है। तो यहाँ पहला विकल्प आपका उत्तर होगा। बच्चों के बौद्धिक विकास की चार विशिष्ट अवस्थाओं की पहचान की गई, स्किनर द्वारा, पियाजे द्वारा, कोहल वर्ग द्वारा या एरिक्सन के द्वारा। तो बौद्धिक विकास की चार विशिष्ट अवस्थाओं का उल्लेख किसने किया? जीन प्याजे ने किया। इन्होंने अपने सिद्धांत संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के अंतर्गत किया, जिसमें संज्ञानात्मक विकास में इन्होंने चार अवस्थाओं की बात की। पहला इन्होंने कहा संवेदी प्रेरक अवस्था, दूसरा इन्होंने कहा पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, और तीसरा कहा मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, और चौथा औपचारिक संक्रियावस्था। इन चार अवस्थाओं, औपचारिक, संक्रियात्मक अवस्था, और ये आपका जन्म से 2 वर्ष है पहली अवस्था, दूसरी अवस्था 2 वर्ष से लेकर 7 वर्ष का है, तीसरी अवस्था 7 से 11, और ये अवस्था 11+ से आगे। पूर्व संक्रियावस्था को भी 2 खंडों में इन्होंने बांटा था, जिसमें पहला इन्होंने कहा था पूर्व प्रत्यात्मक काल या प्री कॉन्सेप्चुअल स्टेज, और दूसरे को इन्होंने कहा था आंत प्रज्ञ काल।
तो पूर्व प्रत्यात्मक काल 2 से 4 वर्ष की अवस्था का है और ये 4 से 7 वर्ष की अवस्था। ये इस पर भी आपके कई बार प्रश्न पूछे जा चुके हैं। जब किशोर में किसी वस्तु, समस्या या परिस्थिति के लिए निजी स्तर पर निर्णय लेने की क्षमता का विकास परिपक्व होने लगता है, तो इस विकास को क्या कहते हैं? भाषाई विकास, संज्ञानात्मक विकास, सामाजिक विकास या मनोगत्यात्मक विकास? यहाँ प्रश्न आ रहा है कि किसी वस्तु, समस्या या परिस्थिति के निजी स्तर पर निर्णय लेने की क्षमता का विकास परिपक्व होने लगता है, तो यह किससे संबंधित है? यह उसके संज्ञान से संबंधित है, मानसिक संक्रियाओं से संबंधित है। तो यह आपका दूसरा विकल्प संज्ञानात्मक विकास आपका उत्तर होगा। आपकी कक्षा का एक छात्र राजू शारीरिक विकास की दृष्टि से काफी पिछड़ा हुआ है। आपको विकास के निम्नलिखित में से किस आयाम में राजू के पिछड़ने की चिंता हो सकती है? संवेगात्मक विकास, बौद्धिक विकास या सामाजिक विकास? शारीरिक दृष्टि से काफी पिछड़ा हुआ है, तो किस आयाम में पिछड़ने की चिंता हो सकती है? तो इसमें संवेगात्मक विकास में भी पिछड़ेगा, बौद्धिक में भी, सामाजिक में भी, अर्थात चौथा विकल्प क्या होगा? चौथा विकल्प हमारा उत्तर होगा। बच्चे की उचित विकास को सुनिश्चित करने के लिए उसका स्वस्थ शारीरिक विकास एक महत्वपूर्ण आवश्यकता है, महत्वपूर्ण पूर्व आवश्यकता है। यह कथन गलत हो सकता है क्योंकि विकास नितांत व्यक्तिगत मामला है। सही है क्योंकि विकास क्रम में शारीरिक विकास सबसे पहले स्थान पर आता है। सही है क्योंकि शारीरिक विकास विकास के अन्य पक्षों के साथ अंतः संबंधित होता है। गलत है क्योंकि शारीरिक विकास विकास के अन्य पक्षों को किसी भी प्रकार से प्रभावित नहीं करता। तो यहाँ आपका जो प्रश्न कर रहा है कि उचित विकास को सुनिश्चित करने के लिए उसका स्वस्थ शारीरिक विकास एक महत्वपूर्ण पूर्व आवश्यकता है। तो यहाँ तीसरा विकल्प आपका उत्तर होगा। तीसरे विकल्प में सही है क्योंकि शारीरिक विकास विकास के अन्य पक्षों के साथ अंतः संबंधित होता है। इस पर अरस्तु महोदय का कथन है, स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का विकास उसके मानसिक विकास को परिलक्षित। अगर शरीर ही स्वस्थ नहीं होगा तो विकास की प्रत्येक पक्ष पर इसका प्रभाव पड़ेगा। अगला प्रश्न है, पितृ विरोधी व मातृ विरोधी ग्रंथियां विकसित होती हैं शैशवावस्था में, बाल्यावस्था में, किशोरावस्था में या कभी नहीं? तो पितृ विरोधी और मातृ विरोधी जो ग्रंथियां हैं यह शैशवावस्था में विकसित होती हैं। सिगमंड फ्रायड महोदय ने अपने सिद्धांत मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत में इन्होंने ये दिया था कि दो ओडिपस और इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स डेवलप होते हैं, पितृ विरोधी और मातृ विरोधी ग्रंथियां। तो यहाँ पर जो ये ग्रंथियां विकसित होती हैं ये प्रायः 3 वर्ष से लेकर 6 वर्ष की आयु में विकसित होती हैं। और यह अवस्था किससे संबंधित है? यह शैशवावस्था से। और यही क्या होगा? आपका आंसर होगा। और आज का अंतिम प्रश्न, बिग व हंट के अनुसार डैश की विशेषताओं को सर्वोत्तम रूप से व्यक्त करने वाला एक शब्द है परिवर्तन। परिवर्तन शारीरिक, सामाजिक और मनोवैज्ञानिक होता है। यानी किस अवस्था में परिवर्तन ही एक ऐसा शब्द है जो समस्त विशेषताओं को यानी सर्वोत्तम रूप से उसे विकसित करता है या उसकी व्याख्या करता है? तो किशोरावस्था आपका आंसर होगा, क्योंकि किशोरा ये बिग एंड हंट का कथन है कि किशोरावस्था की विशेषताओं को सर्वोत्तम रूप से व्यक्त करने वाला एक शब्द है परिवर्तन। तो आज हम लोगों ने सीडीपी के महत्वपूर्ण प्रश्नों को लिया। कल पुनः हम सीडीपी आपके यूपी टेट तक अब लगातार हम सीडीपी के अभ्यास प्रश्नों को लेकर चलेंगे। तो कल फिर नए प्रश्न और आपकी चिंतन प्रक्रिया को क्रियान्वित करने वाले प्रश्न लेकर आएंगे।
तब तक नमस्कार, वंदे मातरम।